Hello students, this is 15th lecture of vector calculus. वेक्टर डिफरेंशिएशन चल रहा है इस समय और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेडियंट लेक्चर नंबर 2. इसमें हम लोग देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन एट द गिवन पॉइंट इन द गिवन डायरेक्शन. डायरेक्शनल डेरिवेटिव हेडिंग में इतना ही लिख रहा हूं छोटा. द डायरेक्शनल डेरिवेटिव को मैं शॉर्ट में डी लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा. द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड एट गिवन पॉइंट पी एक्स वाई जेड in the direction vector A is defined by डिनोट करते हैं इसको डी फाई बाई डी एस. एस इज आर्क लेंथ, जैसा कि पिछले में समझाए थे आपको आर्क लेंथ वगैरह, इक्वल्स टू नेबुला फाई दिए हुए पॉइंट पी पर डॉट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन, ऐसे कह सकते हो. दिस इज डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव. दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रेस्पेक्ट टू एस एट दिस पॉइंट इन दैट डायरेक्शन. कुछ फुटकर सी बात आइए देख लें. फुटनोट डी फाई बाई डी एस इक्वल्स टू नेबुला फाई डॉट ए कैप. पी हटा दिए, जिस पॉइंट पर होगा उसी पॉइंट पर ये वैल्यू निकलती है. अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कैसे डिफाइन करते हैं. मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नेबुला फाई एंड वेक्टर ए. नेबुला फाई एंड ए कैप लिखो, चाहे नेबुला फाई एंड वेक्टर ए लिखो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है. यूनिट वेक्टर होने के नाते इसका मॉडुलस 1 होगा. सो दिस इंप्लाइज दैट डी एस अपॉन डी फाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू मॉड नेबुला फाई एंड कॉस थीटा. ये भी एक फार्मूला निकला. कॉस थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है, तो हम यहां बगल में लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू मॉड नेबुला फाई, सिंस कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1. डायरेक्शनल डेरिवेटिव नेबुला फाई के बराबर या उससे कम होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू यही हो गई ना. तो टिप्पणी कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट mod nebula phi is maximum value of directional derivative. ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. दैट इज mod nebula phi, इसी को यूं भी लिखते हैं, दैट इज माने अर्थात इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, greatest rate of increase of phi. इस पर एक और टिप्पणी हम लिख दें. ये जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी इतनी आ रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है? ये मैग्नीट्यूड है ना किसी वेक्टर का, तो किस डायरेक्शन में हुआ? वेक्टर की डायरेक्शन में. तो ये चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग से स्लिप कर जाएगा, सम पकड़ ही नहीं पाएंगे.
डी डी इज मैक्सिमम, डी डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इतनी। और ये किसी वेक्टर का मॉड है, तो पूछे कि किस दिशा में मैक्सिमम हो रहा है, तो इसी वेक्टर की दिशा में। इज मैक्सिमम अलोंग द वेक्टर नेबुला फाई। बस कुल जानकारी समाप्त। अब आइए आपको हम एग्जाम्पल्स दिखाएं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हम नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट हो, ऐसे एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 एकदम सिंपल जो होगा आप कर ले जाएंगे। मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं आपको सोल्यूशंस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूं। थियरी सीखिए, मैकेनिज्म सीखिए, सब्जेक्ट सीखिए और प्रैक्टिस हमारे साथ करिए। 2-1 एग्जाम्पल, उसके बाद फिर अपने आप करिए। यही तरीका होता है पढ़ाने का। बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो एक्सरसाइजेस दी गई होती हैं बच्चों, वो टीचर के लिए नहीं है, वो तो आपके लिए है। आप उसके साथ प्रैक्टिस करो। एक बार में नहीं आता है, कई बार कोशिश करो। न आने का मतलब आपका बैकग्राउंड कमज़ोर है, आपका बेस कमज़ोर है, आपने सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा नहीं है। डीडी का कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब डीडी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर से कंसेप्ट क्लियर करो। क्वेश्चन फंसे तो फिर से थियरी पढ़ा करो, फिर से उसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश किया करो। टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव में डी डी लिखूंगा, और ये स्टैंडर्ड एब्रिविएशन नहीं है, ये लोकल है, हमारे आपके बीच में रहेगा। टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर एट 1 2 3 इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन in the direction of the line 3 4 5 x upon 3 equal to y upon 4 equal to z upon 5। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे। दिस इज सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, है ना। ये लाइन किस पॉइंट से होकर जा रही है? 0 0 0 से, और उसके डी आर्स कितने हैं? 3 4 5। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन लिखें और उसका ग्रेडियंट निकालें। f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर implies that nebula f equal to 2x I cap plus 2y j cap plus 2z k cap at given point 1 2 3 comma nebula f equal to x की जगह 1 रखिए, 2 I cap, y की जगह 2 रखिए, 2 2 जा 4 जे कैप, और z की जगह 3 रखिए, 2 3 जा 6। ये निकाल लिया हमने। दिए हुए पॉइंट का इस्तेमाल हो गया, फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल लिया। अब हम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन वेक्टर ए से दिया हुआ है तो इसमें इस्तेमाल किसका करते हैं? ए कैप का। अब आपको हम कुछ बहुत मजे की बात, बढ़िया बात बताते हैं। गिवन लाइन 3 4 5 था ना, x upon 3 equals to y upon 4 equals to z upon 5। its direction ratios, its drs are 3 4 5। अब मान लीजिए कोई बच्चा देख रहा है वीडियो, तो उसके दिमाग में आ गया ये drs क्या होता है। अब इसमें अब क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं कि 3D का आप लाइन पढ़ लो, चैप्टर खोल लो, देख लो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। डी आर से यदि मालूम है तो उसको डीसीज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन इज, तीनों डी आर्स में अंडर रूट डी आर्स के वर्गों के योग से हम सबको डिवाइड करते हैं ना। 3 अपॉन अंडर रूट कितना आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 25 प्लस 25 50 कामा 4 अपॉन अंडर रूट 50, 5 अपॉन अंडर रूट 50, दैट इज, ये 5 रूट 2 है ना, तो इसको हम शायद लिख दें ऐसे 3 अपॉन 5 रूट 2, 4 अपॉन 5 रूट 2, 5 अपॉन 5 रूट 2। 5 कैंसिल न करिए, सब एक जैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब 3D का ही
पहला चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है, डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ, कोऑर्डिनेट्स का कंसेप्ट लेने के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो डायरेक्शन कोसाइंस आता है, वहां पर ये कंसेप्ट हम देते हैं। यदि किसी लाइन के डिसीज आपको मालूम है तो उस लाइन में यूनिट वेक्टर, उस लाइन की दिशा में यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा। लेट ए कैप बी द यूनिट वेक्टर in the direction of the given line, then ए कैप बराबर होगा पहला डायरेक्शन कोसाइन आई कैप प्लस दूसरा डायरेक्शन कोसाइन जे कैप प्लस तीसरा डायरेक्शन कोसाइन के कैप। ये बहुत ही मार्किक आइडिया है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। 3D के हमारे वीडियोस देखेंगे, डिटेल आपको सब मैकेनिज्म पता चल जाएगा। इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन 5√2। ये रहा, तो सब चीज मालूम हो गया ना। द रिक्वायर्ड dd इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज, कैसे लिखें इसको, ऐसे लिख दें, d5/ds लिखते थे तो यहां पे लिखोगे आप df/ds इक्वल्स टू नेबुला f एट द गिवन पॉइंट, पॉइंट मेरी समझ से 1 2 3 दिया हुआ था ना, और डॉट ए कैप इक्वल्स टू नेबुला f की वैल्यू, नेबुला f की वैल्यू ना हमने नोट किया ना हमारे पास है, तो चलो फिर से निकाल लेते हैं। f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नेबुला f इक्वल टू 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 2z k कैप। दिए हुए पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 है पॉइंट, तो 1 2 3 रखो, सबका दूना लिखना है। 2i प्लस 4j प्लस 6k लिखिए, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया। डॉट ए कैप लिखा हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन 5√2। दिस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करिए, डॉट प्रोडक्ट निकालिए, 6 प्लस 16 प्लस 30 अपॉन 5√2 इक्वल टू 52 अपॉन 5√2। √2 को चाहे तो ऊपर हम कर सकते हैं, 52√2 अपॉन 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 26√2 अपॉन 5, 26√2 अपॉन 5। ठीक, एग्जाम्पल 2 समझ में आया होगा आपके। ये बहुत मार्के का कंसेप्ट है। किसी भी लाइन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इस फार्मूले से लिखा जाता है। उस लाइन के डीसीज हैं एल एम एन, डीसीज माने डायरेक्शन कोसाइंस। एग्जाम्पल 2 आइए देखा जाए। हाँ, ऐसे अच्छे एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट एग्जाम्पल नहीं बताएंगे। ये पॉइंट दिया है, फंक्शन दिया है, डायरेक्शन दिया है, सब चीज़ दिया है, सब चीज़ दिया ही है, फिर उसको क्या पढ़ाना। एग्जाम्पल 2, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर एट पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3, इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेयर Q इज 504, ऐसा।
3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट यहाँ भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो फटाफट हम लोग ग्रेड फाई निकाल लें ना। ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स माने 2x आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई माइनस 2y जे कैप प्लस 4z के कैप एट P 1 2 3 नेबुला फाई इज इक्वल टू x की जगह 1 रखने पर आएगा 2 आई कैप, y की जगह 2 रखने पर आएगा माइनस 4 जे कैप, और 3 रखना है z की जगह, 3 4 जा 12। एक डेटा हम निकाल लिए। नाउ पी क्यू एरो इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p इक्वल्स टू 5i प्लस 0j प्लस 4k, ये हो गया q का पोजीशन वेक्टर, माइनस p का पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4 i कैप, 0 माइनस 2 माइनस 2 j कैप, 4 माइनस 3 प्लस k कैप। कोई देखो फिर कॉन्सेप्ट लो हमसे, कोई भी वेक्टर यदि लिखा हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में आई जे के फॉर्म में, तो आई जे के जो गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, वो पी क्यू लाइन के डी आर्स होते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 4 माइनस 2 और 1, 4 माइनस 2 और 1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पी क्यू। अब डायरेक्शन रेशियोज मालूम हो गया तो इसको डायरेक्शन को साइंस में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर से डिवाइड करके। दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट निकाल लो अलग से, 4 चौके 16 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, 16 4 20 21, 4 अपॉन अंडर रूट 21 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 21, 1 अपॉन अंडर रूट 21 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पी क्यू। ये देखिए, तो इसकी वैल्यू जैसे लिख लो ना, फिर अभी भूल जाएंगे, फिर से निकालना पड़ेगा। नेबुला फाई इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप, ये अलग से लिख लो और फिर हम सब मिटा देते हैं। आपने सब देख लिया, ठीक है ना? ये तो दो बिंदु दिए हुए हैं, तो हमने पी क्यू वेक्टर निकाल लिया। फिर आपको हमने कॉन्सेप्ट दिया, ये आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हो तो इसके जो आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पी क्यू मिल गया, उससे हमने जो है डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिया। और अभी डायरेक्शन कोसाइंस यदि किसी लाइन का मालूम हो तो उस लाइन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना आपको मैंने बताया। लो फिर मिट गया। नेबुला फाई इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। तो अब लिखिए आप, लेट ए कैप बी द यूनिट वेक्टर in the direction of PQ, then A cap is equal to L I cap plus M J cap plus N K cap। ये फार्मूला होता है, एक कंसेप्ट है। Where L M N are direction cosines of the line, ये लिखा हुआ है। This is equal to 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 21। ये सभी डेटा इकट्ठा हो गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई का निकालना है। फंक्शन इज फाई, दस द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पी, पॉइंट शायद 1 2 3 ही है, इन द direction of the line PQ is d phi by ds is equal to nebula phi dot a cap equals to nebula phi
2i माइनस 4j प्लस 12k डॉट 4i माइनस 2j प्लस k अपॉन अंडर रूट 21. दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट 21. दिस इज इक्वल टू 28 अपॉन अंडर रूट 21. अब इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन संभव नहीं है, रूट को ऐसे नीचे छोड़ते नहीं, तो आप 28 रूट 21 अपॉन 21 करके भी लिख सकते हैं. नेबुला फाई जरा सा एक बार फिर से हम लोग देख लें. नेबुला फाई में क्या गड़बड़ी दिख रही है. 2x i माइनस 2y j प्लस 4z k. पॉइंट है 1 2 3. तो x की जगह 1 रखोगे तो आएगा 2i, y की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 माइनस 4j. जेड की जगह 3 रखोगे तो आएगा 4 3 जा 4 3 12 12k. 2 माइनस 4 12. ठीक है. एग्जाम्पल 3. Find ABC so that the directional derivative of phi equal to axy square plus byz plus cz square x cube at 1 2 minus 1 has maximum magnitude 64. मैक्सिमम मैग्नीट्यूड माने नेबुला फाई का मॉडुलस वो 64 दिया हुआ है. इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस. इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस. तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में होता है? नेबुला फाई के, ग्रेडियंट फाई के. तो पहले शुरुआत हम करते हैं नेबुला फाई निकाल के. डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप इक्वल्स टू एक्स के रेस्पेक्ट में देखो डिफरेंशिएट किया जाए तो हो जाएगा ए वाई स्क्वायर. ये सब जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 3c जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करिए 2a एक्स वाई प्लस b z, इसमें सब जीरो, जे कैप प्लस z के रेस्पेक्ट में ये सब जीरो, इसमें आएगा बी वाई प्लस इसमें आएगा 2c जेड एक्स क्यूब के कैप. इसी की वैल्यू दिए हुए पॉइंट पर निकालो.
एट 1 2 -1 नेबुला फाई इज इक्वल टू, वाई की जगह 2 रखना भाई, 2 2 जा 4, 4a, जेड की जगह -1 रखना, लेकिन जेड स्क्वायर है इसलिए 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो प्लस 3c आई कैप प्लस x इंटू वाई माने 2 2 2 जा 4a प्लस बी जेड यानी कि -b जे कैप प्लस बी वाई यानी कि 2b, और z की जगह -1 रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और x क्यूब 1 हो जाएगा, तो -2c के कैप। ठीक है ना, ये आ गया। अब मैं लिख रहा हूं सारी बातें। वी नो दैट मॉड नेबुला फाई इज द मैक्सिमम वैल्यू माने मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और वो भी किस दिशा में होता है, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ नेबुला फाई, नेबुला फाई की ही दिशा में। क्वेश्चन पढ़िए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम वैल्यू रखता है कितना, इतना, किस दिशा में, पैरेलल टू जेड एक्सिस, माने ये जो डायरेक्शन है ये पैरेलल टू जेड एक्सिस होना चाहिए। इट मीन्स दैट the direction of nebula phi is parallel to z axis, is parallel to z axis, and mod nebula phi equal to 64। बस ये दो बातें आपके सामने हैं, इसी को पीटते चलिए, काम हो जाएगा। Therefore, अगर ये पैरेलल टू जेड एक्सिस ये वेक्टर है, इफ दिस वेक्टर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस देन द कोफिशिएंट ऑफ आई एंड कोफिशिएंट ऑफ जेड मस्ट बी 0। 4a प्लस 3c, 4a प्लस 3c इक्वल्स टू 0, 4a माइनस b इक्वल्स टू 0, और तब नेबुला फाई बराबर कितना हो जाएगा, 2b माइनस 2c के कैप। इम्प्लाइज दैट, अब इसमें a b है c भी है तो अभी तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। 4a प्लस 3c इक्वल टू 0, 4a माइनस b इक्वल्स टू 0, मॉड नेबुला फाई इक्वल्स टू मॉड 2b माइनस 2c के कैप इक्वल टू 64 implies that 4a plus 3c equals to 0, 4a minus b equals to 0 and 2b minus 2c इसका मॉड निकालोगे तो k कैप का मॉड 1 हो जाएगा, यही स्केलर बचेगा, इक्वल टू 64 implies that 4a plus 3c equals to 0, 4a minus b equals to 0, b minus c equal to 32। ए बी सी में 3 इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व कर लो तो ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी। अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसमें हम b को हटा दें तो a और c में एक रिलेशन और आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 4a प्लस 3c इक्वल टू 0 और 4a माइनस b की वैल्यू यहां से निकालो, b की वैल्यू कितनी आएगी 32 प्लस c equal to 0 implies that 4a plus 3c equal to 0, 4a minus c equal to 32, घटा दिया this minus this, तो 3c plus c 4c equal to minus 32 implies that c equal to minus 8।
आंसर मैच किया जाए। C इक्वल टू -8 सही है। ऑल्सो B minus C equal to 32 implies that B equal to 32 plus C equal to 32 minus 8 equal to 24 एंड ए के लिए कोई ढूंढ ले इक्वेशन, इसे ढूंढ ले रहे हैं। 4a माइनस बी इक्वल टू 0 implies that 4a equal to b equal to 24. This implies that a equal to 6. Therefore a equal to 6, b equal to 24, c equal to -8 are the required values of a, b and c. 6, 24 minus 8 बिल्कुल सही है। अब आपको मैं चलते चलते समापन करते करते ग्रेडियंट का एक कॉन्सेप्ट मैं और दे रहा हूं जिसकी जरूरत पड़ेगी वेक्टर इंटीग्रेशन के किसी प्रॉब्लम में। हाँ, कुछ है थोड़ी इक्वेशन सॉल्व करने। तो मैं ऐसे ही लिख भी दे रहा हूं चलते चलते। बहुत ही ज़्यादा ज्योमेट्रिकल है ये, इसलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं ढंग से। लेट फाई एक्स वाई जेड बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड बी continuous and differentiable scalar point function defined in a region of the space, defined in a region of the space, full stop. Let P and Q be two neighboring points on the surface phi of x y z equals to 0 such that phi and delta phi are the values of, ये होगा phi plus delta phi, are the values of phi at P and Q respectively. Let n cap be the outward unit normal vector, be the outward unit normal vector। हाँ, सरफेस के आउटवर्ड वाला है, इनवर्ड भी तो हो सकता है अंदर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर to the surface at P, to the surface at P. Let Pn equal to delta n be in the direction of n cap, then the gradient of phi is given by grade phi equal to
डेल फाई बाई डेल एन विथ एन कैप, ये डेफिनेशन आपको याद रखना। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, शायद स्टोक थ्योरम में, गॉस थ्योरम में, कहीं पर एक एग्जाम्पल मुझे ध्यान आ रहा है। वेक्टर कैलकुलस के दो पोर्शंस हैं, मैंने आपको प्रीफेस में बताया था, वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन में भी दो भाग हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पहले तो हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पढ़े जो कि बहुत इजी था। फिर जब पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात आई तो फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस्ड हुए। उसमें मुख्य रूप से कौन था ऑपरेटर? नेबुला। नेबुला की मदद से लाप्लासियन ऑपरेटर डिफाइन हुआ। नेबुला की मदद से वेक्टर ए डॉट नेबुला नाम का ऑपरेटर, जिसको हम स्पेशल ऑपरेटर लिखे थे, वो डिफाइन किया हम लोगों ने। नेबुला की मदद से हमने ग्रेडियंट ऑपरेटर, डाइवर्जेंस ऑपरेटर, कर्ल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। सोलेनॉइडल वेक्टर, रोटेशनल वेक्टर, कंजर्वेशन फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेशन फोर्स, स्केलर पोटेंशियल ऑफ फोर्स या फील्ड, ये सब हम लोग पढ़े। उसके बाद फिर हमने ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्रेडियंट पढ़ा। मुख्य रूप से उसमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस था जो कि नेबुला फाई होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट इन ए गिवन डायरेक्शन हमने पढ़ा। उसके बाद फिर बाद में लास्ट में ग्रेडियंट का ये बहुत ही ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है, इसकी बहुत जनरल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं लिख इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्टोक या गॉस थ्योरम के किसी एग्जाम्पल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हम यही लिखेंगे वी नो दैट ग्रेड फाई इक्वल टू दिस वन। और इसकी ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे, आपके हमको नहीं लगता आपके समझ में आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत ही अभी इमेच्योर बच्चे हैं। बिल्कुल घबराइएगा मत, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, ग्लैड होइएगा। नहीं समझ में आता तो ये वैल्यू आप याद रखिए फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ सब चीज़ समझ में आता है। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे दूसरा पोर्शन वेक्टर कैलकुलस का, जिसका टाइटल है वेक्टर इंटीग्रेशन। अब वेक्टर इंटीग्रेशन में भी कितने पार्ट्स हैं? पहला पार्ट तो हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, सिंपली इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग पढ़ते थे स्केलर फंक्शन के लिए। फिर हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल जैसा इंटीग्रल आज तक आप नहीं पढ़े हैं, ये सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर में ही इंट्रोड्यूस होता है। इसका कंसेप्ट एरिया इंटीग्रल से अलग होता है। एरिया इंटीग्रल बोले तो जो इंटीग्रल आप इंटरमीडिएट से पढ़ते आ रहे हो उसको एरिया इंटीग्रल बोलते हैं। उसका कंसेप्ट भी एकदम अलग होता है, उसमें लिमिट का कंसेप्ट अलग होता है। लाइन इंटीग्रल में लिमिट का कंसेप्ट अलग होता है। सरफेस इंटीग्रल पढ़ने के लिए आपको डबल इंटीग्रल का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। डबल इंटीग्रल हम लोग वहाँ जो पढ़ते थे वो प्लेन एरिया पर उसको इवेल्युएट करते थे, और अब हम प्लेन का मतलब सरफेस ही तो हुआ, प्लेन सरफेस पे इवेल्युएट करते थे, और अब हम किसी भी सरफेस पर डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे तो उसी को बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। और वॉल्यूम इंटीग्रल जैसे वहाँ था वैसे यहाँ भी है। वॉल्यूम इंटीग्रल तो स्पेस में वॉल्यूम पर इवेल्युएट किया जाता है, तो यहाँ भी वही चीज़ है। तो क्या आपको डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल खूब बढ़िया से आता है? यदि हाँ तो वेक्टर इंटीग्रेशन समझ में आएगा, यदि ना तो नहीं समझ में आएगा। तो थोड़ा सा स्पेस लीजिए आप, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल खूब बढ़िया से समझ लीजिए, पढ़ डालिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। लाइन इंटीग्रल से हम वर्क डन निकालते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तक वर्क डन हम लोग जो लेते थे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट, और वो दिशा एकदम रेक्टिलिनियर डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते थे। अभी हम कर्व पर डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे कि एक कर्व है, फोर्स लगा इस पार्टिकल पर, यहाँ से यहाँ आ गया, कर्व पर आ गया, स्ट्रेट लाइन में नहीं आया, कर्व पे आ गया, तो वर्क डन कैसे निकलेगा? तो वो आपको सोल्यूशन मिलेगा, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा लाइन इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट में। तो वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड अलोंग अ कर्व, इसमें लाइन इंटीग्रल की बड़ी भूमिका है। फिर ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, ये तीन थ्योरम्स हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, तीनों में सब कनेक्शन है आपस में। कोई लाइन इंटीग्रल को
सरफेस इंटीग्रल से कनेक्ट करता है, कोई लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल से कनेक्ट करता है, समझ रहे ना, यही सब है इसमें। तो थोड़ा हैवी पड़ेगा, ये वेक्टर इंटीग्रेशन का पोर्शन थोड़ा हैवी पड़ेगा, इसलिए मैं समापन करने से पहले आपको फिर बता दे रहा हूँ कि आप डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल खूब बढ़िया से पढ़ लें, तभी वेक्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने अपने हिसाब से खूब आपको ट्रेंड कर दिया। देखो, पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि खूब सोल्यूशन आपको दें। बुक्स में एक्सरसाइज बनाई जाती है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। टीचर का क्या काम है? सब्जेक्ट का नॉलेज आपको देना, सब्जेक्ट का मैकेनिज्म समझा देना, रेसा क्लियर, थियरी क्लियर। जब कॉन्सेप्ट क्लियर, थियरी क्लियर, मैकेनिज्म क्लियर, तो फिर न्यूमेरिकल करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, न्यूमेरिकल करते समय कुछ स्किल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ टेक्निक की, ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, उस ट्रिक टेक्निक की भी ट्रेनिंग टीचर देगा। लेकिन उसके बाद फिर जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, फंस गया सर इसको भी बता दो, सर ये भी बता दो, तो जब सर ही सब बताएंगे तो फिर आप क्या करोगे? नोट्स पढ़ोगे, सोल्यूशन पढ़ोगे? मैथमेटिक्स में सोल्यूशन नहीं पढ़ा जाता है। ये तो हम लोग पूरा सॉल्व इसलिए करते हैं कि आपकी आदत पड़ जाए, हमारे साथ साथ करते करते आपकी आदत पड़ जाए। खुद पढ़ने की आदत डालिए। एक बार में समझ में नहीं आता, बिल्कुल मत घबराइए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।